कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल में के बारे में, जहां पर कोरोना का डर फिर से बाजार में उभरने लगा है। चीन में तो यहां पर नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए ही हैं कोविड केसेस के, लेकिन इवन एज चीन यहां पर बहुत सारी जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे रोल बैक कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज अब यहां पर चीन से आने वाले ट्रैवलर्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। फिर चाहे वो इंडिया है, यूएस है, जापान है, ताइवान है, इवन यूके कंसिडर कर रहा है कि जो चीन से लोग यहां पर आ रहे हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जा रही है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका कच्चे तेल पर, इस पे करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर कुछ बहुत मुनाफा वसूली फिर से देर रात देखने को मिली है। क्या है इसके मायने, 2023 के लिए कैसे बनाए स्ट्रैटेजी, बताएंगे आपको। साथ ही पाम तेल में बात करेंगे, जहाँ पर इंडोनेशिया ने यहाँ पर फिर से बायोडीजल का जो मैंडेट है वो 1 फरवरी तक टाल दिया है। इसके क्या मतलब है ये भी बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ खाने के तेलों पर बात करने के लिए। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन की गिरावट के बाद आज कुछ कंसोलिडेशन यहाँ प्राइसेस में देखने को मिली है। 80 के ऊपर के स्तर ब्रेंट में अभी भी बरकरार है। WTI ऑफ कोर्स हमने नीचे फिसलता हुआ देखा है। मिस्टर रामास्वामी, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस करंटली, और यहाँ से साल के आखिरी दिन अब क्या करने की राय है? देखिए, कच्चे तेल में तो एक 2023 में लिए एक ऑयल मार्केट जो है वो टाइटन होने की संभावना है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पर। जब हम बता रहे हैं कि ये टाइटन होने की संभावना है वो कंटिन्यूड लोअर सप्लाई ऑफ रशिया, ओपेक का प्रोडक्शन कट्स, और जिस तरह के चाइना का डिमांड का अभी भी अनसर्टेनिटी है। वी हैव टू स्टिल फुल्ली अंडरस्टैंड कि उसका जिस तरह का इकोनॉमी का इम्प्लीकेशंस या फ्यूचर ऑयल डिमांड किस तरह आएगी जब वो चाइना जब भी पिवट करेगी जीरो कोविड पॉलिसी में, तो हमें लग रहा है एक रेंज बाउंड और अपसाइड भी नजर आ रही है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट टाइटन होने की संभावना है। और हमें लग रहा है कि ये जो 79 WTI की प्राइस है या ब्रेंट का 84 का लेवल्स है, हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में दोबारा एक 85 क्रॉस होते ही एक 90 रेंज में जाने की संभावना है। तो हमें लग रहा है कि MCX में प्राइस के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो करीब 6800 6900 के रेंज भी शॉर्ट टर्म में आ सकती है, और लॉन्ग टर्म में करीब 7200 की तरफ। यानी कि द ओवरऑल व्यू फॉर द एनर्जी पैक ऑन द क्रूड ऑयल इज इट इज अ टाइटनिंग मार्केट विच इज एक्सपेक्टेड फॉर 2023। मिस्टर रामास्वामी, जब आप टाइटनिंग मार्केट कह रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि चिंता सप्लाई साइड से आएगी या फिर मांग की तरफ से यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी? There are both the factors are going to play a role. सप्लाई, जैसा मैंने बताया कि रशिया लोअर सप्लाई का और ओपेक का प्रोडक्शन कट का वो सप्लाई के माध्यम में हो गया, और चीन के तरफ से जिस तरह का डिमांड के इकोनॉमी ओपन आउट होने की संभावना है वो डिमांड के फैक्टर की तरफ से। तो हमें लग रहा है कि ये अभी भी अनसर्टन है। वो वी हैव येट टू अंडरस्टैंड व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग टू ओपन। तो वो जो डिमांड फैक्टर का एंगल से और सप्लाई फैक्टर का दोनों की संभावना है कच्चे तेल में 2023 के लिए। ऑलराइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। बाजार टाइटनेस की तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और मांग में देर सवेर यहाँ पर बढ़त देखने की उम्मीद है, जिसका भी फायदा कच्चे तेल को मिलेगा। गैस प्राइसेस आप कैसे देखते हैं मिस्टर रामास्वामी, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली दिसंबर के महीने में हमने आते हुए देखी है, जो कि बहुत अपने ट्रेंड से हटकर नहीं है। यूजली दिसंबर जनवरी के महीनों में नेचुरल गैस के भावों में गिरावट आती ही है, लेकिन कहाँ पर अब सपोर्ट बन सकता है? नेचुरल गैस में देखिए, जिस तरह का एक छोटा सा अगर उदाहरण देना है तो वी कैन इवन कंपेयर साउथ कोरिया। जो डिमांड जो है साउथ कोरिया से जो है वो डिप होने की संभावना है। न्यूक्लियर स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विंटर थोड़ा बहुत माइल्ड नजर आ रही है, और वो जो पावर प्राइस का भी जो कैप की बात है, तो हमें लग रहा है कि ये नेचुरल गैस में जो है डेफिनेटली एक डाउन साइड भी नजर आ रही है। करीब 350 के लेवल्स आने की संभावना है नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी एक गिरावट की संभावना है नेचुरल गैस में। ओके, वो नेचुरल गैस का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, जहां पे हमने देखा है पिछले 3 महीने में करीबन 33% की गिरावट ऑलरेडी हम यहां पर दर्ज कर चुके हैं। और अगर इस साल की बात की जाए तो गिरावट के साथ ही फिलहाल यहां पर कारोबार है। यूएस गैस में तो फिर भी यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं माफ कीजिए, लेकिन यूके और यूरोपियन गैस के प्राइसेस में अपने हाई से हमने बहुत बड़ी मुनाफा वसूली फिलहाल आते हुए देखी है। जैसा आप देख सकते हैं 12 महीने में पॉजिटिव है, लेकिन 3 महीने में यहाँ पर नेगेटिव। और वो यूएस और MCX दोनों का ही प्राइस चार्ट भी है कि इस साल में किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है।
और अपनी ऊंचाई से यहाँ पर किस तरह की गिरावट हमने फिलहाल गैस के प्राइसेस में आते हुए देखी है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अगर देखें तो गिरावट है, लेकिन भारतीय बाजारों में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। मिस्टर रामास्वामी, यहाँ पर क्या क्यूज हैं? सोने चांदी में अब क्या करने की राय है? वर्ल्ड ओवर जब भी हम देखेंगे ना Q3 2022 में, तो Q3 में तो बिल्कुल सेंट्रल बैंक्स ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ाने के लिए परसिस्टेंटली डाइवर्सिफाई गोल्ड की तरफ कर रहे थे। तो ये एक माध्यम से एक फंडामेंटल फैक्टर जो है प्राइस को लेके गया है और भी जाएगी। और गोल्ड जो 2023 की बात करें तो ये क्लाइंब होने की चांसेस है, बिकॉज इन्फ्लेशन और यील्ड की तरफ और डॉलर लाइकली टू रिट्रीट, ये जो संभवता है, तो इसमें एक चांसेस है कि जो सपोर्ट लेवल्स 1800 के रेंज में जो कॉमेक्स लेवल पे रही है, और ये ऊपर आने की संभावना है। सीजनैलिटी के एंगल में भी यदि हम देखें बुलियन पैक में, गोल्ड और सिल्वर में डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड इसलिए है क्योंकि वो एक सीजनैलिटी पैक भी होती है, फरवरी तक एक सीजनैलिटी पैक की संभावना है। तो रिसेशन जो है मे कॉज द फॉल इन द डिमांड एज रिगार्ड्स मे बी इंडस्ट्रियल मेटल वगैरह, बट फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्थ या जो इन्फ्लेशन, जो अब तक इन्फ्लेशन की तरफ जो गोल्ड अब तक ध्यान दिया नहीं है, ये संभवता है जब भी डॉलर इंडेक्स अच्छी खासी रिट्रीट हो जाएगी, तो हमें लग रहा है सेंट्रल बैंक्स लोअर भी और इंटरेस्ट रेट करेंगे इकोनॉमिक डाउनटर्न को बचाने के लिए। तो हमें लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फॉर गोइंग फॉरवर्ड टिल एटलीस्ट फरवरी। ओके, यानी कि फरवरी तक यहाँ पर सोने चांदी में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी दोनों ही के प्राइसेस, और करंट लेवल्स पे क्या करने की राय देंगे अगले साल के लिए? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम जो है सोने चांदी का पॉजिटिव बना है और हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में हमने एक अच्छी बेहतर मूव जो है सोना और चांदी दोनों में ही आते हुए देखी है, जब डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे करेक्शंस की जो है शुरुआत देखने को मिली थी। और इसका इंडिकेशन जो है वो हम जैपनीज येन के रेफरेंस में ले सकते हैं कि जैपनीज येन ने अपने निचले स्तरों से शार्प जो है रिकवरी दिखाई है डॉलर के सामने, और ये आगे भी जो है बरकरार रह सकती है। तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ आगे भी नरमी की संभावना है और वह सोने और चांदी दोनों की कीमतों को सपोर्ट करेगी। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है मनीषा जी, उसमें भी हमने देखा है कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उन्होंने थर्ड क्वार्टर में जो सोने की बाइंग की है वो लगभग 400 मेट्रिक टन तक पहुंचती हुई नजर आई है, जो कि सेकेंड क्वार्टर में लगभग 190 मेट्रिक टन के आसपास थी और फर्स्ट क्वार्टर में 90 मेट्रिक टन के आसपास थी। मतलब कहीं ना कहीं जो चाइना, यूरोप के साथ और भी काफी सारे जो देश है रशिया के अलावा जो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो है नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो सोने और चांदी के लिए जो है 2023 बेहतर साल रह सकता है। यहाँ पे पूरे साल जो है स्ट्रेटेजी वो बाय ऑन डिप्स की रखकर चलना चाहिए। 2023 के लिए हमारा मानना है कि सोना फिर एक बार $2000 इंटरनेशनल मार्केट में, और चांदी यहाँ पे $30 तक के जो लेवल्स है वो टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो सोने में 60 से 61,000 और चांदी में 85,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा साल जो है वो सोने और चांदी के लिए बेहतर रहेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो यहाँ भी जो है रिकमेंडेशन से वो बाइंग की ही रहेगी। गोल्ड में यहाँ पे 55,000 के स्तर पर बाय करके चल सकते हैं। 54,770 के जो है स्टॉप लॉस है। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 55,360 से 55,400 तक का रख सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 69,500-600 के रेंज में बाइंग की सलाह रहेगी। 69,100 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 70,500 तक के रख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने चांदी दोनों में बनती हुई आज भी कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर साल के आखिरी दिन में है। $24 चांदी के लिए यहाँ पर फिर से लौटता हुआ नजर आया है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि मेटल्स के लिए ये साल नेगेटिव है। अगर निकल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मेटल्स इस साल में नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। फिर चाहे वो कॉपर या एल्यूमिनियम क्यों ना हो, दोनों ही मेटल्स इस साल 15% गिर चुके हैं और अपने हाई से कॉपर में 25% तो एल्यूमिनियम में 40% की गिरावट दर्ज हुई है। निकल इस साल के लिए पॉजिटिव है 45% से, लेकिन अपने हाई से यहाँ पर करीबन 28 से 30% की गिरावट यहाँ पर भी है। तो क्लियरली एक नेगेटिव ट्रेड्स अगर आपने जनवरी 1 को खरीदा हो, लेकिन ऑफ कोर्स साल के बीच में यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है। हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे, फिर मुनाफा वसूली और फिर इस क्वार्टर में फिर से खरीदारी लौटी है। इस सब वॉलेटिलिटी के बीच में मिस्टर रामास्वामी, अगले साल के लिए आपका टॉप ट्रेडिंग मेटल यहाँ पर क्या होगा? मुझे लगता है कॉपर जो है अगले साल के लिए थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा खासा होगा, पर यहाँ से लेके पहले 1-2 महीने के लिए तो एक प्रेशर सा बिल्ड हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का रिसेशन का जो डिमांड पिकअप का जो वरी इकोनॉमिक
ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ ध्यान दे तो मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है। तो कॉपर जो है लगभग सेकेंड क्वार्टर के आगे शायद 2023 के लिए बहुत अच्छा होगा, पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म 2 to 3 मंथ्स के लिए एक प्रेशर सा बिल्डअप हो सकता है। यदि हम कॉपर प्रोड्यूसिंग सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री में जो पेरू, जो अभी उन्होंने जो डिसाइड किया है कि $1.55 बिलियन की प्लान टू रिवाइव द इकोनॉमी, वो भी कर रहे हैं, तो शायद सप्लाई की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर डिमांड फैक्टर विल बी द बिग कॉज फॉर द इंडस्ट्रियल मेटल टू नॉट परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, मनोज जी, आप कैसे देखते हैं मेटल सेक्टर को और आपका कोई टॉप ट्रेड? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे जो है 2022 की अगर बात करें तो वो लेक लस्टर ईयर रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर भी था। साथ ही हमने देखा कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो है मॉनेटरी टाइटनिंग की और एग्रेसिवली हमने ब्याज दरों में बढ़ोतरी आते हुए देखी। और साथ ही जो एक बड़ा फैक्टर था कि चाइना में जो है लगभग पूरे वर्ष जीरो कोविड पॉलिसीज जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पे चाइना की तरफ से ओपन अप की खबरें आ रही है और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी, वहां भी कहीं न कहीं सेकेंड क्वार्टर के आसपास जो है 2023 में पॉज देखने को मिल सकता है। तो पहला जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा एक दायरे का रह सकता है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए, लेकिन सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है मेरा मानना है कि एक अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में रहेगी। 2023 में हमारे दो जो है वो पिक रहेंगे, टॉप पिक इंडस्ट्रियल मेटल्स में, पहला कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम। मेरा मानना है कि एलएमई पर जो है वर्ष 2023 के अंत तक कॉपर की कीमतें फिर एक बार 9,000 से $9,200 पर मेट्रिक टन के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। और भारतीय बाजारों में भी अगर एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पे 800 से 820 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने जो एलएमई के वेयरहाउस स्टॉक्स है उसमें तेजी से डिप्लीशन देखा था वर्ष 2022 में, और जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो लगभग 50% जो है इरोजन वहां पे हुआ है 21 के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे अच्छे जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है फॉर्मेशन हुए हैं, नॉट ओनली ऑन द एलएमई बट डोमेस्टिक मार्केट आल्सो। तो यहाँ पे एलएमई पे हमारा मानना है कि $2,200 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे, और ग्रेजुअली फिर एक बार $2,800 तक के जो लेवल्स है वो एलएमई पर देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि यहाँ पे 260 से 270 तक के स्तर जो है वो एल्यूमिनियम में भी वर्ष 2023 में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वार्टर एक दायरे का रह सकता है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम में बेहतर रिटर्न बनने की संभावनाएं लगती है। ऑलराइट, तो कॉपर एल्यूमिनियम आपके राडार पे होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेहतर फंडामेंटल्स हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से बढ़त भी देखने को मिल सकती है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल रह सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मिस्टर रामास्वामी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे, जो चेंजेस यहाँ पर पाम में देखने को मिले हैं, भारत के लिए क्या इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया भी जुड़ेंगे। निशा जी, ये डिसीजन बिकॉज उसमें ट्रायल्स किए थे उन्होंने, दे वर ऑप्टिमिस्टिक कि 1 जनवरी से शुरू कर देंगे, लेकिन अभी 1 महीना और डिले उन्होंने कहा है। वो थोड़ा बेरिश न्यूज था, लेकिन एट द सेम टाइम आज सुबह न्यूज आया है कि जो उनका डोमेस्टिक मार्केट का डीएमओ जो होता था वो पहले 1:8 था, उसको 1:6 कर दिया उन लोगों ने। इसका मतलब यदि डोमेस्टिक मार्केट में आप 1 टन तेल बेचोगे तो आप 6 टन ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, जो पहले 1 टन तेल बेचते थे तो 8 टन एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो ये एक बुलिश न्यूज आ गई है। तो इस कारण से आज हमने देखा है कि मलेशियन मार्केट करीबन 2% अप है, और वो सिचुएशन है। तीसरी वो इम्पोर्टेंट न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई ये है कि भाई ये ओलिन का जो इम्पोर्ट होता था वो 31 दिसंबर तक ही अलाउड था, फिनिश प्रोडक्ट का पामोलिन का इम्पोर्ट, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है इंडेफिनेटली। सो अब क्रूड पाम ऑयल के साथ में आरबीडी पामोलिन जो फिनिश प्रोडक्ट भी आते रहेगा इंडिया में। लेकिन ये एक इंडियन रिफाइनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट खबर है, बहुत गलत डिसीजन हुआ है, बिकॉज इंडियन रिफाइनर्स को ओलिन वहां वो लोग सीपीओ से $25 सस्ता बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कल जो काम हुआ था, कल सीपीओ का लेवल था जनवरी शिपमेंट का 1010 और ओलिन 985 980 में उन लोगों ने बेचा। तो इंडियन रिफाइनर्स कल मजबूर होकर उनको फिनिश प्रोडक्ट ओलिन खरीदना पड़ा, बिकॉज ये लेवल का वो रॉ मटेरियल खरीद के वो लॉस करने वाले थे। तो ये गवर्नमेंट को मैटर एड्रेस करना पड़ेगा, और ये ड्यूटी डिफरेंस जो सीपीओ और ओलिन के बीच में जो अभी है उसको 5% और बढ़ाना पड़ेगा, 15% करना पड़ेगा, नहीं तो इंडियन रिफाइनर्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा।
हम जानते भी हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पर सरकार को दिया भी है, लेकिन कब तक आपको लगता है कि हम एक्चुअली उस पर कोई रिएक्शन आता हुआ देखेंगे? मनीषा जी देखिए, अभी तो सब न्यूयॉर्क की छुट्टियां में है, जी। सबका मूड अभी वही है, गवर्नमेंट में भी लोग हैं, तो आप जाके, लेकिन अगले हफ्ते जब 2023 में मे बी अप टू 5 से 10 जनवरी के बीच में ओके। इंडस्ट्री प्लान कर रही है कि डेलीगेशन लेके गवर्नमेंट के पास जाके उनको अवगत कराए, ये डिसीजन आपने लिया है, आपके पास में अभी भी महंगाई आपके सर पे पूरी तरह से है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अभी लोकसभा 2024 की कर रहे हैं, उस हिसाब से आप देख रहे हैं, एक नोटिफिकेशन उन्होंने ये भी निकाला कि जो कंसेशनल ड्यूटी पूरे वेजाइल सेक्टर पे 31 मार्च 2023 तक की थी, जी। उसको उन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड करा दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी लास्ट 48 घंटा में 3 नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। जी। एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग का बैन को कंटिन्यू कर दिया 31 दिसंबर 2023 तक, 1 साल और बढ़ा दिया। दूसरा ये है कि जो कंसेशनल ड्यूटी जो थी सभी वेज ऑयल की, ये 31 मार्च 23 से 31 मार्च 24 कर दी है, और ओलियन का इंपोर्ट इंडेफिनेटली अलाउड कर दिया है। जी। तो ये 3 डिसीजन वहां से हो गए, 2 डिसीजन इंडोनेशिया से हो गए कि ये डीएमओ जो है 1:8 का 1:6 कर दिया, और दूसरा ये बायोडीजल का जो है 1 जनवरी की जगह पे 1 फरवरी कर दिया। अब सब मार्केट गवर्नमेंट डिसीजन पे हो गया मनीषा जी। अभी डिमांड सप्लाई वेदर ये इशू जो है, इनकी अहमता सिर्फ 50% रह गई है। आपने हमारे साथ गोवा में ग्लोब ऑयल में और पैनल डिस्कशन को आपने चेयर किया था, कन्वीन किया था, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात आई थी कि भाई कितना आजकल डिमांड और सप्लाई और वेदर इफेक्ट करता है प्राइसेस पे, और कितना अदर मैक्रो फैक्टर्स या गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट करते हैं। तो रेशियो देखिए, हालत ऐसा हो गया है कि 50% सब इन्फ्लुएंस है, पॉलिसी मेजर्स हो गए हैं। हो गया, 50% सिर्फ डिमांड सप्लाई करेंगे। तो आपको जैसे पायलट एक कॉकपिट में बैठ के 25 तरह का ऑटो पायलट पे हैं आप फिलहाल इंडस्ट्री। हाँ, वो सब देखता है। वैसे आज ट्रेडर को पूरा सीखना पड़ता है, उसको जियोपॉलिटिकल मैन भी बनना पड़ता है, वेदर मैन भी बनना पड़ता है, डिमांड सप्लाई वाला भी बनना पड़ता है। तो संदीप जी ये बताइए कि 2023 में जब हम जा रहे हैं तो आप कितनी हैट्स पहन रहे हैं, कितने मैन बन रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, ये तो अब बना दिया है मैं सबको, एंड आई थिंक इट इज गुड, इट्स गुड टू एक ऑलराउंडर बनने की जरूरत है जिस तरह का बाजार है। यस अनिशा जी, एब्सोल्युटली सही। आप भी जैसे ऑलराउंडर है, आप भी सब कमोडिटी हैंडल करती है। ऑलराइट। सो संदीप जी, एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आप यहाँ पर क्या देंगे दर्शकों को एज हम अगले साल में जहाँ जा रहे हैं? देखिए, जहां तक वेज ऑयल का सवाल है, जहां तक पाम ऑयल का सवाल है, मुझे लग रहा है मंदी का दौर पाम ऑयल में करीबन खत्म हो चुका है। और अगले 6 महीने जो है, करीबन जनवरी से लेके जून तक के जो 2023 के हैं, उसमें पाम ऑयल का मार्केट में धीरे धीरे सुधार ही होगा। लेकिन सेकेंड हाफ 2023 का जो है, उसमें वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, बिकॉज उस समय प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसमें सप्लाई बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेंगे, तो सेकंड हाफ 2023 में मार्केट नीचे आएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ 2023 में आप पाम में लॉन्ग पोजीशन में बने रहने में आपको फायदा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। जहां तक सॉफ्ट ऑयल का सवाल है, सोयाबीन का और सनफ्लावर का, वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे। उसमें उसके लिए मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ। लेकिन पाम और सॉफ्ट ऑयल, और पाम का और सोया का जो गैप होता था, एक समय हमने देखा 2-3 महीने पहले, वो $500 का गैप हो गया था। पाम $500 सस्ता हो गया था, वो आज पाम सिर्फ $325 सस्ता है। और आगे चल के हो सकता है पाम जो नॉर्मल डिफरेंस हुआ करता था $150 का, गर्मी उसमें पाम आ जाएगा मार्च तक। पाम और सोया में सिर्फ $150 का फर्क हो जाएगा। सो हम ये समझ सकते हैं कि बेटर पाम की प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, सोया के चांसेस कम है। ऑलराइट, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पर थोड़ी बढ़त रह सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में प्रोडक्शन बढ़ सकती है और उसका फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को मिलेगा, भाव थोड़े से नीचे आ सकते हैं। लेकिन जैसे संदीप अजूरिया जी ने कहा कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी और जिस तरह के हाईज हमने इस साल में देखे हैं, वो शायद हम पीछे छोड़ता हुआ फिलहाल नजर आएंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि 50% यहाँ पर सरकार क्या करती है उस पर निर्भर करता है, और अगले 1 महीने में यहाँ पर बजट भी आने वाला है। आई थिंक जैसे ही हम सोमवार को यहाँ पर वापस लौटेंगे तो हम उसी की बात करेंगे कि पॉलिसी मेजर्स अब यहाँ पर बाजार में क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं। जाने से पहले मनोज जी, एक क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से, आप क्या देखेंगे 2023 में एज अ टॉप कमोडिटी एग्री स्पेस में? एग्री में जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है मनीषा जी, एग्री कमोडिटीज के लिहाज से 2023 में। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वार गम जो है, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है 2023 में बना रह सकता है। ग्वार सीड में हमारा मानना है कि 60,000 तक के लक्ष्य, और ग्वार गम की अगर बात करें तो यहाँ 14,500 तक के लक्ष्य जो है वो 2023 में देखने को मिल सकते हैं।
मसाला कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो जीरे का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना रह सकता है और जीरा ऊपर में यहाँ 34,000 तक के स्तर भी जो है दिखा सकता है। तो स्पेशली यहाँ पे ग्वार सीड जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम वर्ष 2023 में जो है दिखा सकता है। ओके, यानी कि पॉजिटिविटी यहाँ पर गुआर में जारी रह सकती है। हाईज आज भी यहाँ पर हैं, साल के आखिरी दिन भी यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है और आप ये पोजीशंस अगले साल के लिए भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी, मनोज जी साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।